नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एसपी के 7 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि बीएसपी के 3 प्रत्याशी और बीजेपी के 1 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। और इस बात की मोदी जी मेरे को भाग गया। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश विधान परिषद का ये चुनाव कौतूहल का विषय बना हुआ था। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए। अवनीश, क्या और ताजा जानकारियां हैं आपके पास इन नतीजों से जुड़ी हुई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 7 प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के वो चुनाव जीत गए। इसके अलावा 3 बीएसपी के जो उम्मीदवार थे, तीनों के तीनों ही जो है विधान परिषद के चुनाव में विजयी हुए और 1 उम्मीदवार जो बीजेपी का था वो जो है चुनाव जीत गया। इसके अलावा अभी सेकेंड राउंड की काउंटिंग और थर्ड राउंड की काउंटिंग जो इस वक्त चल रही है, मतों की गणना की जा रही है और इसमें जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसू मलिक वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी से। तो अभी गिनती जो है वो जारी है 12वीं सीट के लिए। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से 13 प्रत्याशी मैदान में उतरे और 12 सीटों के लिए कुल 12 सीटें थीं, उसमें कहा जा रहा था कि आखिरी की जो सीट होगी यानी 12वीं सीट जो होगी उसके लिए बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। तो किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पूरे मामले में बीएसपी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच जो है वो चुनावी टक्कर होगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है अंतर दिखाई पड़ा और समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी है उसके उम्मीदवारों के बीच जो टक्कर है वो दिखाई पड़ रही है। और ये बता रही है कहीं न कहीं विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है। वो किस पाले से हुई है ये अभी जब डिटेल आएगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन जो मत मिले हैं, जो इसकी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, उसमें बीएसपी के प्रत्याशियों को उनकी तय संख्या से ज्यादा मत मिले हैं। तो ये हैरान करने वाली बात है, खासतौर पर तब जब ये माना जा रहा था कि बीएसपी के कुछ विधायक जो है वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में है और ऐन वक्त पर पाला बदल सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इस चुनाव में अब तक के लिए जो है वो हाईलाइट रही हैं। अवनीश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी और एसपी के प्रत्याशी के बीच अब ये मुकाबला फंस रहा है 12वीं सीट के लिए, जबकि बीएसपी को कुछ ज्यादा वोट मिले, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं कि जो बीएसपी के भीतर से एक बगावत का सुर सुनाई दिया था, उसके एक नेता लखनऊ में कह रहे थे कि हम 23 तारीख तक हिलेंगे नहीं, यहां से बहुत सारे विधायकों का समर्थन उनको हासिल है, वोट डलवाएंगे बीजेपी के लिए। तो शायद बीएसपी ने उसके लिए बहुत अंदर तक तैयारी कर ली और एक अपना जो उसको कैंडिडेट जिताना था वो जिताते हुए बहुत आराम से बाहर आ गई। ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसपी के कुछ विधायकों ने दूसरी तरफ वोट नहीं किया, इस बात की आशंका है। 1 से 2 ऐसे विधायक थे जिन्होंने जो है संभवतः बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन बीएसपी ने इसको लेकर के रणनीति पुख्ता बनाई थी और शायद इसी का नतीजा था कि उसके जो प्रत्याशी मैदान में खड़ा हुए उनको कई सारे वोट एक्स्ट्रा मिले, यानी जो जीत के लिए आवश्यक मत थे उससे 3-3, 4-4 वोट जो है वो एक्स्ट्रा उनको मिले, यानी उन्होंने तैयारी पूरी की थी। और शायद यही वजह रही कि कांग्रेस के कुछ विधायक, आरएलडी के लगभग सभी विधायक और इसके अलावा भी 6-8 ऐसे विधायक रहे जिन्होंने बीएसपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया और इसके लिए बीएसपी की रणनीति जो बनी थी वो कारगर साबित हुई। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। और आइए सुनते हैं कि क्या कहना है अहमद हसन का। आज हमारी जीत वो दिखाती है कि किस तरीके से भाजपा ने 8 सीटों पैसा के बल पे जीतने के भाजपा ने वो किया है, वो सब बेनकाब हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने, श्री अखिलेश जी ने जिस तरह से काम किया है, आज उसी का नतीजा है कि हम सब लोग जो है भारी मतों से कामयाब हुए। तो कम से कम इन नतीजों से एक बात तो साफ हो रही है कि बीएसपी भले ही लोकसभा में एक भी सीट ना हासिल कर पाई हो, पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गई हो, दूसरे नंबर की पार्टी बन गई हो, लेकिन अभी भी जो उसका मैनेजमेंट है वो अगर एक बार एक्टिव होता है तो फिर किसी भी पार्टी के लिए वो बड़ी समस्या बन सकता है। कम से कम इस चुनावी नतीजे ने ये बात साफ कर दी है। कानपुर उन्नाव से विधान परिषद की स्नातक सीट बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक ने निर्दलीय प्रत्याशी मानवेंद्र स्वरूप को 1816 वोटों से हराया।
इस सीट पर 80 साल से स्वरूप परिवार का कब्जा था। कानपुर का ये परिवार अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त था कि इसने अपनी जीत के पोस्टर नतीजे आने से पहले ही लगवा दिए थे। लेकिन इस बार मोदी लहर ने स्वरूप परिवार को झटका दिया। इस सीट का फैसला दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती के आधार पर हो पाया। इस जीत के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है। कि कल विधान परिषद में एक सीट बढ़े, भारतीय जनता पार्टी शायद इसलिए चुनाव की नहीं लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के रूप में लिया था कि एक ऐसी सीट जो अभी शायद भारतीय जनता पार्टी के या फूल गुलदस्ते में नहीं सच पाया था उनके, तो पार्टी ने निश्चित किया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के संगठन ने निश्चित किया था कि अब की यह सीट मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनाकर इसको हर हालत में जीतना है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कर भी दिखाया। रही बात कि अपर हाउस में कैसे करूंगा, तो जो पार्टी की रीति और नीति होगी, जो मोदी जी के सपनों के भारत के निर्माण में जो चीज सहयोगी होंगी, वो सब जो कर सकूंगा जरूर करूंगा। इस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी को और कार्यकर्ताओं की मेहनत, इसको हमने तोड़ने का काम किया और हम आज ही से, ये उपचुनाव था, हम आज ही से इसके फाइनल चुनाव को लड़ने की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। कानपुर में बीजेपी की जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कानपुर में जनता ने हमें समर्थन दिया है। भरोसा तो जनता और मतदाता पर भारतीय जनता पार्टी का सदैव है, और अगर भरोसा ना होता तो 98 साल की मानवेंद्र स्वरूप जी के परिवार की बादशाहत आज कानपुर में न टूटी होती। मतदाता पर भरोसा है, कार्यकर्ता की क्षमता पर भरोसा है। 1816 वोट से अरुण पाठक मानवेंद्र स्वरूप से 98 साल बाद भाजपा ने उस सीट को छीना है, तो ये मतदाता और जनता और कार्यकर्ता पर भरोसे का परिणाम है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास से डी कंपनी का गुर्गा मोहम्मद उस्मान गिरफ्तार किया गया है। उस्मान मुंबई का रहने वाला है और तारिक परवीन का दोस्त है। तारिक को पुलिस ने 4 दिन पहले मुंबई से गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास से डी कंपनी का गुर्गा मोहम्मद उस्मान गिरफ्तार किया गया है। और अब बात उत्तर प्रदेश में खाकी के खौफ की। टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं हम आपको 3 तस्वीरें मुरादाबाद, बागपत और गाजियाबाद की, जहां वर्दी वालों पर लगे हैं संगीन आरोप। पहली घटना मुरादाबाद की है, जहां एडीजे कौटिल्य गौड़ ने 2 इंस्पेक्टर और 1 एसआई पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। दूसरी घटना बागपत की है, जहां बलौनी थाने के इंस्पेक्टर आरके सिसोदिया पर फरियादी का एनकाउंटर करने की धमकी देने का आरोप लगा है। और तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां एक सिपाही खुद को कानून से ऊपर बता रहा है। मुरादाबाद के जिला न्यायालय के एडीजे प्रथम कौटिल्य गौड़ को खाकी से खतरा है। एडीजे कौटिल्य गौड़ ने 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। कौन चाहता है एडीजी को मारना? किसने दी एडीजी को मारने की धमकी? मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला न्यायालय के एडीजी प्रथम कौटिल्य गौड़ ने अपनी हत्या की साजिश रचे जाने की शिकायत करते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। एडीजे साहब ने जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी उन्होंने उसकी कॉपी हाईकोर्ट को भी भेजी है, और उसका एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पे उन्होंने आरोप, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मेरी हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं। अब उन आरोपों में कितनी सत्यता है वो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एडीजी प्रथम कौटिल्य गौड़ को अपनी हत्या कराए जाने का खौफ किसी और से नहीं, बल्कि महकमे के ही कुछ पुलिस अधिकारियों से है। उनका ये कहना है कि जो आपने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों पे उन्होंने आरोप लगाया है, और उन्होंने उसमें ये अवगत कराया है कि किसी के माध्यम से उनको ये पता लगा, किसी थर्ड व्यक्ति के माध्यम से उनका कहना है कि मुझे ये पता लगा है। क्योंकि प्रकरण गंभीर है और आरोप जो है वो गंभीर प्रकृति के हैं, मेरे द्वारा एसपी सिटी साहब को संपूर्ण की जांच सौंपी गई है,
और उनको मेरे द्वारा हिदायत दी गई है कि पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करें और जो भी तथ्य हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। जिला न्यायालय के एडीजी प्रथम कौटिल्य गौड़ ने इस बाबत एसएसपी को भी पत्र सौंपकर शिकायत की है। फिलहाल इस धमकी को लेकर आला अधिकारी भी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एडीजी का आरोप है कि मुरादाबाद के इंस्पेक्टर मुगलपुरा तेजेंद्र यादव, इंस्पेक्टर मैना ठेर और शहर कोतवाली के एसआई वीपी सिंह उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल इस संबंध में शिकायती पत्र मिलने के बाद आला अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए हैं। आनंद फानन में जहां पूरे मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है, वहीं कौटिल्य गौड़ के घर की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ साथ खाकी के भेष में छिपे उन आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, जिनकी वजह से यूपी पुलिस एक बार फिर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। बागपत में बलानी थाने के इंस्पेक्टर आर के सिसोदिया पर फरियादी को एनकाउंटर करने की धमकी देने का आरोप लगा है। लोकेश नाम का फरियादी मवी खुर्द का रहने वाला है और दबंगों की जमीन कब्जाने की शिकायत करने गया था। आरोप है कि लोकेश को धमकाते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि जब हमने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया तो तुम्हारी क्या औकात है। इस दौरान पीड़ित ने मोबाइल फोन में इंस्पेक्टर की धमकी देने का वीडियो बना लिया। एसएसपी ने पीड़ित की शिकायत पर जांच के आदेश दिए। जब तुम्हारे साथ हो रहा था, जब तुम सो रहे थे क्या? वो दिमाग सही है क्या? सर मैंने जो रिपोर्ट 2 दिन बाद कार्रवाई होनी चाहिए। कितना पढ़ा लिखा तू? आपके यहाँ पढ़े लेकिन अपना पढ़ा तीरंदाज नहीं है। जब प्रमोद गांगुली जैसे मार दिए तो तू है किस खेत की मूली? मैं बदमाश पढ़ू समझे। थाने पर गए थे और अभी जब ये 1-2 दिन पहले थाने पर गए थे तो प्रभारी निरीक्षक ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को जांच क्षेत्राधिकारी के पास भेजा गया है और यदि पाया गया कि प्रभारी निरीक्षक का आचरण इनके साथ ठीक नहीं था तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो सीधी देखने के बाद ही जांचकर्ता अधिकारी तय करेंगे कि क्या कहा उन्होंने और क्या मामला था। कप्तान साहब से मैं जिला स्तर पर जितने भी आला अधिकारी हैं सबके सब पास गया सर, सबसे बात की, सबसे मैं अपने प्रार्थना पत्र दिया, शिकायती पत्र दिए सर कि मेरी जमीन छुड़वा दो। हमारे सर घर में मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं सर मेरे। क्या तुम्हें धमकी दी गई है? तुम थाने में इंस्पेक्टर ने तुमसे क्या कहा? क्या कहा? थाने में 2-3 बार गया सर, 2-3 बार थाने में गया तो इंस्पेक्टर साहब हमेशा यही बोलते थे कि फैसला कर लो, इसमें भलाई है, नहीं तो बिना मतलब की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब फिर साहब ने एडिटर साहब जो एसपी साहब है इन्होंने भेजा था और उसके बाद गया तो फिर सर उन्होंने तो मैं वीडियो बनाई उसकी सर, जब ज्यादा धमकी देने लगे सर और धमकी देके बोले थे कि गांगुली को मार के प्रमोद गांगुली है उनको मार के फिर तो किस कितनी बोली है इस तरह की इनकाउंटर करने की बात। आगरा में 27 जनवरी को आगरा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत करेंगे। बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि वो किस गांव को गोद लेंगे। दिसंबर 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट डी आइजनहावर अपनी यात्रा के दौरान ताजमहल देखने आए थे। वो आगरा के लारामदा गांव गए थे और गांव को गोद लिया था। 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बरारा गांव को गोद लिया। बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद बरारा को हेरिटेज गांव घोषित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के आगरा दौरे को लेकर आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगरा प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा है। अमेरिकी एडवांस टीम ने शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आपातकालीन हालात में अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल ने ट्रॉमा सेंटर में एक वीआईपी सेफ रूम बनाया है जिसमें सभी ग्रुप के ब्लड की व्यवस्था होगी और आपात स्थिति में ऑपरेशन संबंधी सभी हाईटेक उपकरण मौजूद रहेंगे। इन्होंने पूरा हमसे सारी चीजें जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं इस हॉस्पिटल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या किसी भी चीज के मैनेजमेंट के लिए, अगर कोई इकट्ठी मास फैसिलिटीज होती हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या अरेंजमेंट है, तो हम और दानू साहब जो हमारे सीएमओ साहब हैं इन्होंने मिलकर ये बता दिया कि हमारे पास ये चीजें उपलब्ध हैं और हम लोग पूरी चीजों के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी मेडिकल कॉलेज की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फोर्स जो है दे विल बी ऑल रेडी फॉर दैट। तो वो हर चीज के लिए तैयार है। जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसके लिए जिला प्रशासन हमें सहयोग करेगा और वो अपने तरफ से पूरे अरेंजमेंट करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगरा दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अमेरिकी दूतावास की एडवांस सुरक्षा टीम आगरा पहुंची। इस दौरान सुरक्षा टीम और पुलिस अधिकारियों ने ताजमहल के साथ साथ यमुना नदी की सुरक्षा का भी जायजा लिया। छब्बीस जनवरी और बराक ओबामा की भारत यात्रा को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में कड़े सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। जिले से दिल्ली जाने वाले सभी पॉइंट्स पर भारी वाहन प्रतिबंधित किए जाएंगे। 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। नोएडा से दिल्ली जाने वाले 3 पॉइंट कालंदी कुंज, डीएनडी और चिल्ला में कड़ी चौकसी रहेगी। नोएडा में जिला पुलिस के अलावा यूपी एटीएस के 50 कमांडो की टुकड़ी मुस्तैद रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया। सुरक्षा के नजरिए से नोएडा को 5 जोन में बांटा गया। लखनऊ के वकील हड़ताल पर चले गए हैं। वकील एडवोकेट निखिलेंद्र गुप्ता की हत्या से आक्रोशित हैं। गुरुवार को भी वकीलों ने हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया था। राजधानी के वकील एसएसपी यशस्वी यादव को हटाने की मांग कर रहे हैं। निखिलेंद्र गुप्ता की हत्या के बाद एसएसपी की बयानबाजी से वकील भड़के हुए हैं। लखीमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हो गई और 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने निघासन इलाके में गोविंदपुरी के मॉडर्न स्कूल के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की। बदमाश गन्ने के खेत में छिपे हुए थे। मुठभेड़ के दौरान घायल सचिन गुप्ता और डालू नाम का एक बदमाश अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जबकि कुख्यात बग्गा सिंह समेत 3 बदमाश फरार हो गए। मारा गया बदमाश सचिन गुप्ता 2013 में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। वाराणसी में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात कैंट थाना क्षेत्र के लमही गांव की है। 13 साल की पीड़ित को 2 बाइक सवार बदमाशों ने भरे बाजार से अगवा किया। इसके बाद एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। मामले की एफआईआर हो चुकी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा फरार है।